नमस्कार। जॉनटेक ऑनलाइन की करंट अफेयर्स क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले देखो हमने राष्ट्रीय मुद्दों का विस्तृत अध्ययन किया था। राष्ट्रीय जितने भी थे योजना, परियोजना, शिक्षा, डिफेंस, सभी से रिलेटेड चीज़ों को हमने एक एक करके देखा। अब हम इसी में करंट अफेयर्स में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें और इकोलॉजिकल इश्यूज़ और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इश्यूज़ का हम अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, वही 1 से 15 जुलाई के बीच में जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उनको देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो विवादित चीज़ है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर में स्थित एक सागर। प्रशांत महासागर कहाँ स्थित है? ये सबसे पहला ही पॉइंट, प्रशांत महासागर में। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर में स्थित है। और चाइना किन किन के बीच में पड़ता है आप देखें, इसका मैप वाइज देखते हैं। ये देखो चाइना, चीन, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और इधर वियतनाम। ठीक है, ये मलेशिया, वियतनाम, इनके बीच में जो सागर पड़ता है इसको साउथ चाइना दक्षिण चीन सागर के नाम से जाना जाता है। अब ये विवादित क्यों रहा है? क्योंकि इस पे चाइना अपना अधिकार जताता है। चाइना कहता है कि ये चीन सागर के नाम से है, इसलिए ये हमारा इस पे राइट है पूरा, जबकि ये कुतर्क है। क्योंकि ऐसे तो हिंद महासागर भारत के नाम पे है, तो पूरा हिंद महासागर भारत का हो जाएगा। तो इस पे इन्हीं देशों में, अब ये देखें हमारा पॉइंट ये है कि किन किन देशों के मध्य विवादित है। ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई और मलेशिया और वियतनाम और चाइना। इसी के साथ में इधर थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो जापान, इनके बीच में विवादित, चाइना अपनी एग्रेसिव नीति के कारण विवादित स्थल है ये। और इसमें क्यों विवादित है, ऐसा क्या खास है? देखो, कोई भी चीज़ विवादित इसलिए होती है क्योंकि वो कोई ना कोई कारण के कारण इंपॉर्टेंट होती है। या तो उसमें इस साउथ चाइना सी में कार्बनिक पदार्थों का, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, इनका अथाह भंडार है, इसलिए ये सभी देश इस पे अपना कब्जा जताते हैं। दूसरा, ये एक व्यापारिक, व्यस्ततम व्यापारिक रूट है। इधर से हम नीचे दक्षिण में श्रीलंका, इधर पूरा अमेरिका और यूरोप से कनेक्ट होते हैं, तो अधिकतर व्यापार इसी रूट से होता हुआ होता है। तो जो भी देश का इस पे वर्चस्व होगा तो डिफेंस के हिसाब से ये उसके लिए एक एडवांटेज होगी, इसलिए सारे देश इस पे अपना कब्जा जमाने की सोचते हैं। एक तो प्रशांत महासागर का। दूसरा, इसमें विवादित द्वीप कौन कौन से वो देखते हैं। विवादित द्वीप है पार्सेल आइसलैंड। ध्यान दे, पार्सेल आइसलैंड कहाँ स्थित है? तो दक्षिण चीन सागर में। स्पार्टली आइसलैंड कहाँ स्थित है? दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, ये इसके विवादित स्थल है। कई बार नाम दे देता है पार्सेल और स्पार्टली। ये रहा पार्सेल और स्पार्टली। स्पार्टली द्वीप ये किन के मध्य हैं? तो साउथ चाइना में स्थित हैं। और इसी में हम जापान और चीन के बीच भी विवाद चलता है, डियागो या सेनकाकू द्वीप के ऊपर। ठीक है ना, जापान और चाइना के मध्य भी एक विवाद है, जापान और चीन। ये कौन से द्वीप को? सेनकाकू। आया हुआ क्वेश्चन है कि सेनकाकू, या इसको चाइना में कहते हैं डियावो, जापान में सेनकाकू। इस द्वीप पर दोनों के बीच में विवाद है। तो सेनकाकू द्वीप कहाँ स्थित है? यहीं पे। ठीक है, ये सभी चीजें द्वीपों पे सवाल आ सकता है। पार्सेल द्वीप, स्पार्टली द्वीप, सेनकाकू द्वीप। ठीक है, ये सभी साउथ चाइना सी में है और इन पे विवादित स्थल है। एक दूसरी बात, चाइना का जो छोटे छोटे द्वीपों की तरफ बढ़ना, ठीक है ना, ये छोटे छोटे ऐसे द्वीपों पर अपना कब्जा जमाना और धीरे धीरे ये इधर भारत पड़ेगा, भारत को घेरने की जो रणनीति है, तो ये धीरे धीरे मोतियों की माला, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला नीति। मोतियों की माला नीति किस देश की है? तो यह है किसकी? चीन की। मोतियों की माला विदेश नीति किस देश की है? तो चाइना की। और विवादित द्वीप हमने इसके देख लिए। ये तो था साउथ चाइना या दक्षिण चीन सागर विवाद। ठीक है ना, चीन को लेके इस पे विवाद चलता रहता।
इसी के बाद में नेक्स्ट पे आते हैं हम चीन, भूटान, इससे सॉरी अमेरिका। इंटरनेशनल इश्यूज देखते हैं। अमेरिका ने WHO की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है, और त्याग पत्र इसलिए दिया, उसका कहना है कि WHO ने ये कोविड-19 के दौरान चाइना पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कोरोना जो बीमारी है इसको सही तरीके से WHO ने सही तरीके से नहीं निपटाया। चाइना को प्रतिबंधित करना चाहिए था, चाइना को उसके किए की सज़ा देनी चाहिए थी। इस वजह से उसने अपने हाथ वापस खींच लिए हैं WHO से। WHO की स्थापना, ठीक है, इसकी 7 अप्रैल 1948, ठीक है, और अभी इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अभी निर्देशक हैं, WHO के जो निर्देशक हैं, इसके हैं टेड्रोस एडहोनोस, ये इसके निदेशक हैं। देखो इसके कीवर्ड्स देखते हैं। स्थापना 7 अप्रैल, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 1948 को स्थापना हुई, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, निदेशक टेड्रोस एडहोनोस, ठीक है ना, इसके डायरेक्टर एट प्रेजेंट इसके यही। तो अमेरिका ने अब इसकी सदस्य, हाल ही में किसने WHO की सदस्यता से त्याग पत्र दिया? तो अमेरिका ने दिया है, ठीक है। किस वजह से दिया? कोविड-19 के चलते इसकी भूमिका को लेकर त्याग पत्र दिया है। और नस्लवाद के विरोध में देश की नेशनल फुटबॉल, ठीक है, नेशनल फुटबॉल लीग NFL, नेशनल फुटबॉल लीग, इसने राष्ट्रगान से पहले ब्लैक नेशनल जो एंथम है, इनका ब्लैक नेशनल एंथम है, ये बजाने की मतलब योजना बनाई है। क्यों बनाई है ब्लैक नेशनल एंथम? इसलिए बनाई गई है ये योजना क्योंकि यहाँ पर इनके एक नागरिक थे, जॉर्ज फ्लॉयड, अमेरिका के एक नागरिक थे ब्लैक। देखो इसको देखें कि इसके मुद्दे को हम समझें। नेशनल फुटबॉल लीग में एक ब्लैक नेशनल, जैसे हमारा राष्ट्रगान है वैसे अमेरिका का भी राष्ट्रगान है, तो उसकी बजाय उन्होंने ब्लैक नेशनल एंथम बजाने की, उससे पहले ब्लैक नेशनल एंथम बजाने की प्लान बनाया है। क्यों बनाया है? ऐसी क्या नौबत आ गई कि राष्ट्रगान से पहले हम ब्लैक नेशनल एंथम को रखें? तो उसके पीछे ये रखा कि अमेरिका में एक व्यक्ति थे जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई किसमें? पुलिस कस्टडी में। पुलिस कस्टडी में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी गई। अब इसके विरोध में आंदोलन और प्रदर्शन शुरू हो गए जॉर्ज फ्लॉयड को लेके। किस लिए? ये थे ब्लैक, काले आदमी, और इससे नस्लवाद शुरू हो गया। अमेरिका में नस्लवाद भड़क गया कि भाई गोरे लोग काले लोगों पर अत्याचार करते हैं, इससे नस्लवाद की समस्या सामना हो गया इससे। तो इस वजह से यहाँ पे इससे पूर्व में एक, अभी हाल ही में एक एंटीफा, हमने पहले भी देखा है, ये एंटीफा को बैन किया है अमेरिका ने। अमेरिका को एंटीफा को अमेरिका ने आतंकी समूह घोषित करके बैन कर दिया गया। एंटीफा क्या है? एंटीफा, एंटीफासिस्ट, मतलब एंटीफा एक काले लोगों का एक ग्रुप है जो तानाशाही और फांसीवादी जो सोच है उसका विरोध करते हैं। पूरे विश्व में ये इनका ग्रुप है, तो इसको बैन किया है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद में आंदोलन शुरू किए दिए। अभी ये रुका नहीं, इसके बाद में अभी नेशनल फुटबॉल लीग ने अभी ब्लैक एंथम को पहले बजाने की, ब्लैक नेशनल एंथम, नेशनल एंथम
इसको पहले बजाने की, किससे पहले बजाने की, अमेरिका के राष्ट्रगान से पहले बजाने का प्लान बनाया है। तो अब आप देखें कि अमेरिका का राष्ट्रगान क्या है और ब्लैक नेशनल एंथम क्या है और किसने बनाया था ये। तो ब्लैक नेशनल एंथम क्या चीज है, इसका क्या कहते हैं, लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग, इसका है लिफ्ट एवरी वॉइस, लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग। ये तो है ब्लैक नेशनल एंथम सॉन्ग। और यहीं पे हम देखें अमेरिका का नेशनल सॉन्ग, अमेरिका का जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम क्या है, नेशनल एंथम ये क्या है। देखो ये बनाया था किसने, लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग, ये बना जेम्स वेल्डन जॉनसन, ये बनाया था जेम्स वेल्डन जॉनसन। इसके द्वारा, इसका जैसे हमारा राष्ट्रगान ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा, उसी प्रकार ये जो ब्लैक नेशनल एंथम, काले लोगों का राष्ट्रगान, ये जेम्स वेल्डन जॉनसन ने बनाया था। अमेरिका का जो नेशनल एंथम है, जो सभी का है, वो नेशनल एंथम है क्या, ये था द स्टार स्पंगल्ड, ठीक है, द स्टार, ये है द स्टार स्पंगल्ड, स्पंगल्ड बैनर, स्टार स्पंगल्ड बैनर, ये अमेरिका का नेशनल एंथम है। ठीक है, तो किसने, फुटबॉल लीग ने ये गाने की सोची है इससे पहले की। ठीक है, और क्यों, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड के कारण ये आंदोलन भड़क गया है। इसी में एक एंटीफा ग्रुप भी चर्चा में आया, जिसको भी हमने बताया, जिसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है अमेरिकी सरकार ने। अभी नेक्स्ट इस पे आते हैं, भूटान और चीन विवाद। चाइना हर जगह टांग फंसा के रखता है, हर जगह, जैसे दक्षिण चीन सागर में विवाद किया, भारत के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट करता है। अभी भारत के साथ में एक नया मोर्चा और खोल दिया उसने, चाइना भूटान विवाद। देखो ये भूटान है, अरुणाचल और सिक्किम के बीच में भूटान की पोजीशन पड़ती है। तो अभी तक क्या था इसी क्षेत्र में, अभी तक जो हमारा इससे पहले जो विवादित थे ये थे डोकलाम। डोकलाम किस साइड में है, भूटान के पूर्व में, ये पूरा भूटान है। ठीक है, इसका पूर्वी हिस्सा, ये उत्तरी हिस्सा, और ये ये पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा, ये उत्तरी हिस्सा। तो अभी तक जो डिस्प्यूट थे भूटान पे, जो जिनको लेके चाइना दावा करता था, वो सिर्फ इधर के पश्चिमी हिस्से पे दावा करता था, क्योंकि यहाँ पे चुंबी घाटी है, यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे चुंबी घाटी है, नाथुला दर्रा है, चुंबी घाटी, नाथुला, ये सभी पश्चिमी भाग में है भूटान के इस एरिया में, क्योंकि ट्राइंगल है सिक्किम और भूटान और चाइना, यहीं पे नाथुला दर्रा और चुंबी घाटी है ट्राइंगल पे। क्लियर, यहां पे अभी तक ये विवाद था। जैसे यहीं पे फिर डोकलाम विवाद हुआ, ये भूटान में पड़ता है डोकलाम, जबकि नाथुला और ये चुंबी घाटी ये भारत में पड़ती है। ठीक है ना, ट्राइंगल पे पड़ती हैं, तीनों के ट्राइंगल पे आती हैं। चुंबी घाटी पे सवाल भी बना हुआ है। अभी क्या किया इसने, नया मोर्चा किस साइड में खोल दिया, पूर्वी साइड में, ईस्टर्न। अब यहां एक वन अभ्यारण्य है, ये क्या नाम है इसका, सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन अभ्यारण्य, सक्तेंग वन अभ्यारण्य इसको कहता है। ये तो हमारे अंदर पड़ता है यहां, ठीक है, चाइना अभी तक सिर्फ पश्चिमी, अभी पूर्वी हिस्से पे भी अपना अधिकार जताने लग गया। ठीक है, और जकरलुंग और पशलुंग ये नॉर्थ पे भी था, यहां पे पहले नॉर्थ पे भी इसका डिस्प्यूट चलता रहता है। यहां जकरलुंग और पसलुंग, जकरलुंग और पसलुंग इस हिस्से पे, और ये है सक्तेंग, सक्तेंग वन अभ्यारण्य। तीनों साइड से जापान भूटान पे
अपना अधिकार जताता है। ऊपर नॉर्थ में जकरलुंग और पसलुंग, पूछ सकता है जकरलुंग और पसलुंग किन के बीच में विवादित स्थल है, तो भारत और चाइना नहीं आएगा, भारत और भूटान। डोकलाम किन के बीच में विवादित स्थल है, तो भारत और चाइना और भूटान। और अभी सक्तेंग जो वन्य अभयारण्य है वो किन के बीच में विवादित स्थल है, भूटान और चाइना। ठीक है, सक्तेंग कहाँ स्थित है, भूटान में। और सक्तेंग किस लिए फेमस है ये भी बता देते हैं। अब वन्य अभ्यारण्य की बात चल रही है, सक्तेंग वन्य अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, क्या चीज पाई जाती है सक्तेंग वन्य अभ्यारण्य में? यहाँ रेड पांडा, मैनाल, तीतर और बुरुंस के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये मैनाल पक्षी एक और बुरुंस, ठीक है, बुरुंस के फूल और रेड पांडा, लाल पांडा, ये 3 चीजों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, पूछ सकता है बुरुंस के फूल कहाँ, तो ये हिमालय में ही करें आप, क्योंकि भूटान हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है, तो हिमालय में की गोद में बसा हुआ देश है। अगर रेगिस्तान में तो बुरुंस के फूल होंगे नहीं। भारत के भी कुछ राज्यों में बुरुंस के, जो लेकिन हिमालयी राज्यों में ही होंगे। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया, एक ग्लोबल एनवायरमेंटल जो फंड है, ग्लोबल एनवायरमेंट फंड, यूएनओ का एक फंड है, जीईएफ, ग्लोबल एनवायरमेंट फंड, यहां इस मुद्दे को उठाया। चीन ने यहां भूटान मुद्दे को उठाया। क्यों उठाया, कि ये क्या करता है, इनको हेल्प करता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एनवायरमेंट फंड है, तो उद्यानों को या पर्यावरण से संबंधित जो उद्यान या अभयारण्य, इनको वित्तीय सहायता देता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, वित्तीय सहायता देता है। कौन देता है, जीईएफ, ग्लोबल एनवायरमेंट फंड। आप इसको समझे। चाइना ने क्या किया, जीईएफ की मीटिंग हुई तो वहां पहुंच गया, बोला कि आप सक्तेंग वन अभ्यारण्य को कोई मदद मत दो, क्योंकि ये तो हमारा है, भूटान ने तो कब्जा कर रखा है। किस में कही ये बात, जीईएफ में कही ये बात। ठीक है ना, तो जीईएफ क्या चीज है ये भी पूछ ले। तो ग्लोबल एनवायरमेंट फंड है, यूएनओ का एक फंड है, जो किसको सहायता देता है, उद्यान, राष्ट्रीय उद्यानों को, अभ्यारण्यों को, एनवायरमेंट से संबंधित चीजों को वित्तीय फाइनेंशियल एड देता है। लेकिन जीईएफ ने उसकी बात को नकार दिया और भूटान को मदद दी। तो ये हमारे 2-3 इस पे पॉइंट बनते हैं। चुंबी घाटी पश्चिम में, डोकलाम, चुंबी घाटी, नाथुला दर्रा, ये सब इस साइड में आते हैं। नॉर्थ में जकरलुंग और पसलुंग विवादित क्षेत्र हैं, और ईस्ट में सक्तेंग वन अभ्यारण्य हाल ही में विवादित स्थल बना है। और जो विवादित स्थलों, जो वन अभ्यारण्य को जीईएफ सहायता देता है, ठीक है, जीईएफ ग्लोबल एनवायरमेंट फंड इनको सहायता देता है। और सक्तेंग वन अभ्यारण्य में मैनाल, बुरुंस के फूल और रेड पांडा पाए जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे भारत ईरान संबंधों की तरफ हम चलते हैं। भारत ईरान संबंध, अभी क्या होगी, भारत और ईरान के अच्छे रिलेशन थे कुछ समय पहले, क्योंकि भारत ईरान में एक बंदरगाह का डेवलपमेंट कर रहा है। कौन सा बंदरगाह, पूछ सकता है कि भारत द्वारा ईरान में कौन सा बंदरगाह बनाया जा रहा है, तो चाबहार बंदरगाह, ये रहा, ये भारत द्वारा निर्मित, भारत इसका डेवलपमेंट कर रहा है, इसका विकास कर रहा है, इसको बना रहा है। भारत द्वारा विकसित ईरान में जो भी बंदरगाह है उसका नाम है चाबहार पोर्ट। ये रहा, कहाँ है ये, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी में स्थित है। पूरी लोकेशन देखें, डिटेल से देखें आप, ये सिर्फ एक पॉइंट से चीजें नहीं होंगी क्लियर, टाइम लगता है इसमें, क्लियर पूरा कंसेप्ट हो जाता है। हम यहां पे क्यों हैं ये भी जान लें, क्योंकि इससे थोड़ा सा पास देखेंगे, ये देखो अरब सागर है, और ये देखो ग्वादर, अरब सागर है, ये ओमान की खाड़ी है, और ये पाकिस्तान का
ग्वादर बंदरगाह है। ग्वादर, ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में। और ये कहाँ है? ये है ईरान में। ठीक है, ईरान में है ये पोर्ट, यहां पे चाबार। सिर्फ इनके बीच में कितनी दूरी है? 100 किलोमीटर। किसके बीच में? ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान और चाबार बंदरगाह ईरान के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए भारत इसको बैलेंस करने के लिए चाबार में पैसे लगा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान में जाएंगे, अफगानिस्तान में ऊपर से, तो पीओके से पाकिस्तान हमें जाने नहीं देता। इसलिए हमने क्या किया, अफगानिस्तान में हमारी एंट्री बरकरार रहे, क्योंकि इसमें आतंकवाद पनपेगा नहीं तो अमेरिका छोड़ के जाएगा जब। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान में बने रहें। तो कैसे बने रहेंगे? उसके लिए हमें रास्ता चाहिए, और रास्ता किस साइड से जाएगा? ईरान होता हुआ जाएगा अफगानिस्तान। तो इसके लिए हमने पैसा लगाया किसमें? चाबार बंदरगाह में। क्लियर? और ग्वादर बंदरगाह कौन बना रहा है? चीन। और ये बंदरगाह कौन बना रहा है? भारत। ठीक है, पाकिस्तान में तो चीन बना रहा है और ईरान में भारत। अब ये तो थी बंदरगाहों की बात। अभी अफगानिस्तान की जगह दिलाराम, ये जरांग, तो दिलाराम जरांग होता हुआ चाबार बंदरगाह तक हमने एक रेल मार्ग बनाया है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं दिलाराम जरांग मल्टीनेशनल रेल मार्ग। ठीक है, दिलाराम जरांग मल्टीनेशनल तो हो ही गया। कौन कौन से देश हो गए? अफगानिस्तान, ईरान और भारत की इसमें पार्टिसिपेशन है। तो 3 देशों के मध्य एक एग्रीमेंट है ये, भारत, ईरान और किन सा? दिलाराम जरांग। दिलाराम जरांग, ये जो रेल मार्ग है ये भारत, अफगानिस्तान और ईरान, इनके बीच में है। आप देख रहे हो दिलाराम से चाबार तक। लेकिन अभी इसमें समस्या क्या आ गई? अभी तक हमने सारा काम कर लिया, अब हमारे पास में इतना पैसे तो ज़्यादा है नहीं, तो धीरे धीरे काम होता है। तो अभी ईरान ने क्या किया है कि चाइना के साथ में मिलके कंप्रोमाइज कर लिया, और चाइना ने ईरान में 400 बिलियन डॉलर, ठीक है, 400 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब उसने इस मार्ग से हट गया। वो कहता है कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था भारत के साथ में, कोई भी हमारा रेल मार्ग का एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अब उन्होंने चाइना के साथ में समझौता कर लिया है, हालांकि पूर्णतः इनकार नहीं किया गया, इसलिए ये मार्ग चर्चा में रहा है। ये हमारे जानने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इतना हो सकता है कि अभी वर्तमान में चीन ने ईरान में 400 बिलियन डॉलर निवेश या सहायता देने का समझौता किया है। ईरान और चाइना के बीच में 400 बिलियन का समझौता हुआ है। क्लियर? तो ये हमारा और चाइना, पाकिस्तान, ईरान का एक मैप था, क्योंकि इससे हमारा ये प्रोजेक्ट है ये छूट सकता है। चाइना चाहता है कि हमारे को साइडलाइन किया जाए, ईरान पैसे के लालच में इस चीज़ से नकार रहा है, इससे हमारे को दिक्कत हो सकती है। अभी इसको आप देखें, हाल ही में ईरान चीन के साथ 25 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत चीन ईरान को कितनी धनराशि दे रहा है? अभी हमने बताया 400 बिलियन डॉलर। ठीक है, अभी एक नया महाद्वीप खोज लिया गया है, नाम है जीलैंडिया। कौन से नंबर का है ये? 8वां महाद्वीप। अभी तक 7 महाद्वीप थे, 8वां महाद्वीप खोज लिया गया है, और पहली बार इसको 2017 में इसका अस्तित्व खोजा गया। पहली बार इसको खोजा गया 2017 में। ठीक है ना। जीलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप, अभी तक केवल 7 महाद्वीप थे, और महाद्वीपों की पूरी जो शर्तें हैं वो पूरी करता है। कहाँ पोजीशन है इसकी? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और न्यूजीलैंड, इनके बीच में जीलैंडिया स्थित है। ठीक है, इसके नीचे।
ठीक है, यहाँ पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास पोजीशन है इसकी। और जीलैंडिया का लगभग 96% तो 96% है समुद्र में और 4% इसका स्थल भाग है, समुद्र में डूबा हुआ है। ठीक है, सिर्फ 4-5% ही धरातल पे है। हालांकि हमारा ये सिर्फ पॉइंट है कि जीलैंड विश्व का 8वां महाद्वीप जीलैंडिया। अभी नेक्स्ट पे आते हैं। WHO के अनुसार श्रीलंका और मालदीव खसरा और रुबेला, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हमने पढ़ा 1948 में इसकी स्थापना की, काम स्वास्थ्य से संबंधित, विश्व के स्वास्थ्य से संबंधित प्लान तैयार करता है। अभी इसने क्या किया है, श्रीलंका और मालदीव को एक टारगेट दिया था खसरा और रुबेला बीमारी से मुक्त करने का। तो दोनों ही देशों ने इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। जैसे भारत पोलियो मुक्त हो गया है, उसी प्रकार श्रीलंका और मालदीव खसरा और रुबेला मुक्त हुए हुए। इजराइल के हाल ही में एक जासूसी उपग्रह छोड़ा है, कौन सा, ओफेक 16। क्या है ओफेक 16, OFEK, ओफेक 16 इजराइल का जासूसी सैटेलाइट है। ठीक है, तो देश का नाम और जासूसी उपग्रह है, ये चीज इसमें याद रखने की है। अभी नेक्स्ट इस पे आते हैं हम, कुवैत एक्सपेट कोटा बिल। कुवैत में एक बिल लेके आए। देखो अभी कोरोना की वजह से देशों की स्थितियां, पोजीशन और उनकी कई चीजें बदल रही हैं। तो कुवैत की पोजीशन देखें आप, तो पहले खाड़ी देश है, गल्फ की खाड़ी। ठीक है, कुवैत ये रहा कुवैत, इसके दक्षिण में साउथ अरब है, पश्चिम में इराक है, ईरान है इस साइड में। ठीक है, तो देखो साउथ अरब, कुवैत, बहरीन, इसके सारे पड़ोसी देश हैं ये। इसने क्या किया है, कुवैत में सबसे बड़ा, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि कुवैत में सबसे बड़ा जो NRI समूह है, अप्रवासी समूह, सबसे बड़ा अप्रवासी ग्रुप है, वो कौन से देश का है, तो ये है भारत का। यहां भारतीय सबसे ज्यादा रहते हैं कुवैत में। कुवैत की टोटल जनसंख्या, कुवैत की अगर हम देखें जनसंख्या, तो यहां कुवैत में 70% तो रहते हैं अप्रवासी और 30% ही वहां के मूल निवासी। मूल निवासी की संख्या बाहरी लोगों से कम हो गई है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि भाई अब रोजगार घट गया, कोविड-19 के कारण तेल के दाम गिर गए, समस्याएं आ गई, तेल के जो दाम गिरने की वजह से वहाँ रोजगार और पैसे की समस्या आ गई। इसलिए लोकल जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो चाहते हैं कि धीरे धीरे अप्रवासियों को निकाला जाए। और अप्रवासियों में भी सबसे ज़्यादा कौन है, भारतीय। तो इनको निकालो, उसके लिए एक बिल लेके आए। कौन सा बिल, उसी बिल का नाम दिया कुवैत एक्सपेट कोटा बिल, मतलब बाहरियों का कोटा कम करते जाओ, इससे वहां पे भारतीयों को बाहर निकाला जाए। भारतीयों को नहीं, सभी को, लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान भारतीयों को होगा। और हर साल कितना, प्रति वर्ष 5% बाहर निकालने की योजना है। प्रतिवर्ष 5% बाहर निकालने की योजना है। और इसको अंत तक कब तक लाना है, जब तक 70-30 उल्टा ना हो जाए। मतलब अभी तो 70 अप्रवासी हैं और 30 मूल निवासी हैं, इसका अपोजिट कर देंगे, 30% तो अप्रवासी रह जाएंगे और 70% मूल निवासी बन जाएंगे। तब तक ये प्रक्रिया चालू रखेंगे। तो ये कुवैत में पास हो गया। अभी आप देख लें, कुवैत की लोकेशन देख ली। दूसरा, कुवैत GCC का सदस्य है। GCC क्या है, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, खाड़ी GCC का मतलब खाड़ी सहयोग संगठन, खाड़ी सहयोग संगठन GCC। इसका 6 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से,
सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। ये 6 देश खाड़ी सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसके मेंबर हैं। तो ये कतर और उसकी बिल और उसकी लोकेशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। H1B वीज़ा विवाद। वीज़ा विवाद है, क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इसको कम कर दिया गया है। ठीक है, वीज़ा H1B को इसमें कटौती की है, कोटा कम किया है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? H1B कोटा किसको दिया जाता है? ये टेक्नोक्रेट्स को दिया जाता है। देखो, एक तो लेबर क्लास को वीज़ा मिलता है, एक टेक्नोक्रेट्स को वीज़ा। जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले जो भारतीय हैं या जो बाहरी हैं, उनको अमेरिका में वीज़ा जब दिया जाता है उसको कहते हैं H1B वीज़ा। सिर्फ टेक्नोक्रेट्स को। ठीक है, इसमें जो टेक्नोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स को दिया जाने वाला वीज़ा कौन सा वीज़ा कहलाता है? H1B। और इसमें कटौती की है, इसलिए भारत या चाइना, यहाँ भारतीय बहुत ज़्यादा संख्या में है अमेरिका में, तो इस वजह से भारत जैसे देश इसका विरोध कर रहे हैं। और हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये टेक्नोक्रेट्स को दिया जाना वाला वीज़ा, लेबर क्लास को ये नहीं दिया जाता है। इसके आगे, फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। कंटिन्यू। अब ये FATF ये क्या काम करती है? ये ब्लैक मनी को रोकने और उसको सुधारने, ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, मतलब एक लिस्ट बना रखी है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, वाइट लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट मतलब बेकार सिचुएशन में। पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप हैं जो ब्लैक मनी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है ना, आतंकी गतिविधियां और ब्लैक मनी और अन्य जो गतिविधियां जो गैर कानूनी हैं, उनमें दिया जाने वाला पैसा उसको बैन करता है FATF। इसका मुख्य कार्य ये है। तो ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट नहीं किया है अभी। व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। अभी इनका कार्यकाल कितने साल तक है? पुतिन का कार्यकाल 2024 तक है। ठीक है, अभी उन्होंने एक बिल पास करवा लिया है और 2 कार्यकाल तक और रह सकते हैं। मतलब अगर चुनाव जीतते हैं तो 2 कार्यकाल और बने रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूस में राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने साल का हुआ? 6 साल का। 2 कार्यकाल 12 साल। तो रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का हुआ? राष्ट्रपति कार्यकाल 6 ईयर, अमेरिका में 4 ईयर, भारत में 5 ईयर। ठीक है, तो 6 साल का इनका कार्यकाल है। ठीक है, बढ़ा लिया इन्होंने, मतलब 2036 तक रह सकते हैं अगर जीतते हैं तो। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने औपचारिक रूप से चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवेई और ZTE इनको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की कैटेगरी में रखा है। किसने रखा है? अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC, अमेरिका की एक दूरसंचार को रेगुलेट करने वाली, विनियमित करने वाली एक एजेंसी है जिसका नाम है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। इन्होंने कहा है कि अमेरिका की जो कम्युनिकेशन कंपनी है हुआवेई, मोबाइल आते हैं इसके, और एक ZTE, ये हमारी सूचनाओं को चाइना भेज रहे हैं, तो इसको बैन करो, इसको ये खतरा है। ठीक है ना, तो पूछ सकता है कौन सी कंपनियों को खतरे की कैटेगरी में रखा है? तो हुआवेई और ZTE। हुआवेई के संबंध में ये है,
ये विश्व की सबसे बड़ी, यह विश्व की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन वाली जो टेक्नोलॉजी, जो सामान बनते हैं, ठीक है, संचार तकनीकी उपकरण बनाने वाली कंपनी है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो उपकरण बनाती है, संचार उपकरण, कम्युनिकेशन जो उपकरण बनाती है, उपकरण बनाने वाली कंपनी है। और मोबाइल बनाने वाली सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, सबसे बड़ी विश्व की। टोटल अगर हम कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सबसे बड़ी, और अगर सिंगल मोबाइल की बात करें तो हुआई सेकंड पोजीशन पे है मोबाइल बनाने में, ठीक है। अभी हम देखते हैं पर्यावरणीय या इकोलॉजिकल मुद्दों को, पर्यावरणीय इश्यूज को चेक करते हैं। पहला, इसमें सारी लिस्ट है, इनको एक एक करके देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ने एक रिपोर्ट में 2020 से 30 के बीच वैश्विक ई कचरे में 38% की वृद्धि होने की बात कही है। ई कचरे में 38% की ग्रोथ हुई है। ऑस्ट्रेलिया में एक जांच रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2050 तक कोआला न्यू साउथ वेल्स में विलुप्त हो सकता। कोआला एक जानवर है, तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि ये न्यू साउथ वेल्स से विलुप्त हो सकता है 2050 तक। हाजिया सोफिया हाल के दिनों में पहचान को बदलने को लेकर चर्चा में रही है। हाजिया सोफिया एक मस्जिद है, पहले गिरजाघर थी, तो ये चर्चा में रही है। भारत में तितली की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय मौत हुई है। देहिंग पटकुई वन्यजीव अभ्यारण्य असम का चर्चा में रहा है। गोल्डन बर्डविंग एक हिमालयी तितली, जो भारत की सबसे बड़ी तितली बताया गया है इसको। भारत द्वारा 2018-19 में की गई बाघ गणना में सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण के रूप में गिनीज बुक में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया गया है। और लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, भारत का पहला लाइकेन पार्क। एक एक करके हम देखते हैं, इसके खबरों पे आते हैं। पर्यावरण खबरें, सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में 20 में 2030 के बीच में ई कचरे में 38% की वृद्धि। ई कचरा क्या है? यह है इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा। इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों जैसे टीवी, मोबाइल, रेडियो, इनसे संबंधित ये अपशिष्ट जो बचता है, इसमें बहुत महंगी धातुएं, प्लेटिनम या अवशिष्ट जैसे प्लेटिनम, सोना, चांदी, धातु, ठीक है, और कैडमियम, मरकरी, जो बहुत ही हानिकारक हैं, ये इसमें अवशिष्ट के रूप में होती हैं। ये बहुत ज़्यादा संख्या में अगर डंप कर दिया जाए तो वहाँ के एनवायरनमेंट पे बैड इफेक्ट पड़ता है। तो रिपोर्ट में क्या कहा गया, कितने % की वृद्धि हुई है? 38% की। ई कचरे में 38% की वृद्धि हुई है। ये पूछा जा सकता है सवाल कि संयुक्त राज्य विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट में 20 से 30 के बीच में कितनी फीसदी होने की बात कही गई, कितना हो सकता है अगर नहीं कंट्रोल किया तो 38% ई कचरा बढ़ जाएगा, जिससे बहुत सारी जलीय बीमारियां और वायु से संबंधित बीमारियां होंगी, क्योंकि कैडमियम, मरकरी ये बहुत ही खतरनाक रसायन है, ठीक है। इसी में चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स में एक जानवर पाया जाता है कोआला, कंगारू, कोआला, ये सब कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये विलुप्त होने के कगार पे है। कब तक? 2050 तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि कोआला इस समय चर्चा में रहा है, रिपोर्ट के अनुसार आई है, तो कोआला कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का, और विलुप्ति के कगार पे है, 50 तक विलुप्ति हो सकती है इसकी। हाजिया सोफिया चर्चा में रहा है। हाजिया सोफिया सुर्खियों में क्यों रहा? इमारत पर विवाद है, चर्चा में क्यों है, और हाजिया सोफिया क्या है, इस पॉइंट्स को हम देखते हैं। ये हाजिया सोफिया का इमेज है, आप देखें क्या चीज है, ये कौन से देश में है? ये तुर्की में स्थित एक विवाद, तुर्की की इमारत है, तुर्की में स्थित इमारत है। और किस लिए चर्चा में रही है कि प्रारंभ में
गिरजाघर था। बाद में इस पे मुस्लिमों का कब्जा होने के बाद में, प्रारंभ में ये था, बाद में क्या बना, ये मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया इसको, ठीक है। और 1934 में इसको एक म्यूजियम बना दिया, संग्रहालय। संग्रहालय इसलिए बनाया कि भाई क्रिश्चियनों और मुस्लिमों के बीच में ये विवादित स्थल रहा है, क्योंकि वो क्रिश्चियन कहते हैं कि भाई इसमें आप पूजा ना करें, क्योंकि ये हमारा किसी दिन हमारे पास रही थी, तो ये गिरजाघर था। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको म्यूजियम, संग्रहालय बना दिया। लेकिन अब फिर तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने घोषणा की है कि हम इसको मस्जिद के रूप में वापस तब्दील करेंगे। तो इसका पूरे क्रिश्चियनिटी जो कंट्रीज हैं उसमें विरोध हो रहा है। तो ये पूछी जा सकती है कि भाई क्या है ये एक गिरजाघर था, अभी मस्जिद है, कहाँ है, तुर्की में, टर्की में है, ठीक है। और दूसरी बात, ये विश्व की यूनेस्को सूची की में भी शामिल है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है। विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है, ठीक है। ये हादिया सोफिया था। अभी नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ पे चलते हैं। इसके बारे में पहले हम सवाल देख लेते हैं। हादिया सोफिया वर्तमान में एक म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। हाल के दिनों में पहचान बदलने को चर्चा में, इसका संबंध किस देश से है, तो ये तुर्की से है। इसी पे हम दूसरा सवाल अगर देखें, अगर कथन के रूप में दे सवाल, तो हादिया सोफिया के कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। यह इमारत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में बिल्कुल सही है। मूल रूप से ये इमारत गिरजाघर थी, बाद में मस्जिद में बदल दिया, ये भी सही है। 1934 में इसे म्यूजियम में बदला, ये भी सही है। तो क्या हुआ, तीनों सही है, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं भारत में दो नई तितलियां खोजी हैं, स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक और एलूसिव प्रिंस। भारत में हिमालय में दो नई तितलियों की खोज की गई है, और इकोलॉजिकल इश्यूज से दो भी कई चीजें खोजी जाती हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं। तो एक का नाम क्या है, स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक, स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक, और एक है एलूसिव, एक का नाम है एलूसिव। प्रिंस। ये दो नई प्रजातियां खोजी गई हैं हिमालय में, भारत में। अफ्रीकी देश बोत्सवाना की लोकेशन आप देखें, लैंड लॉक्ड देश है ये अफ्रीका का निचला हिस्सा है। स्वाजीलैंड, जाम्बिया, नाम्बिया, साउथ अफ्रीका, इनके चारों तरफ बीच में पड़ता है बोत्सवाना। कलाहारी मरुस्थल, ठीक है, यही है कलाहारी। बोत्सवाना, यहां पे सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा हाथी यहीं पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा हाथी। जैसे कुछ दिन पहले सांभर में पक्षियों की मौत हुई थी, पता ही नहीं चला कैसे भी, तो उसी प्रकार बोत्सवाना में सैकड़ों हाथियों की, ये देखो इमेज, सैकड़ों हाथी मरे पड़े हैं। तो ये पता नहीं किस बीमारी से मर रहे हैं, अभी कोई रिपोर्ट इसकी कंफर्म नहीं हो पाई है। हालांकि देश पूछे तो बोत्सवाना, और बोत्सवाना के बारे में ये खबर है कि कैसा देश है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री उसे कहते हैं जो चारों तरफ से भूमि से आबद्ध हो, मतलब उसकी सीमाएं समुद्र से ना लगें, उस देश को कहते हैं लैंड लॉक्ड। जैसे भूटान है, बोत्सवाना है, अफगानिस्तान है, ठीक है, ऐसे कंट्री जिनकी सीमाएं समुद्र से टच नहीं करती। तो बोत्सवाना हाथियों सबसे ज्यादा, इसकी खास विशेषता कि सब विश्व में सबसे ज्यादा हाथी बोत्सवाना में ही पाए जाते हैं।
नेक्स्ट खबर देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी बोत्सवाना में, ठीक है। और इसी के देहिंग पटकुई, ये चर्चा में रहा है। देहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पहले तो यही देखें, ये है असम का वन्य जीव अभ्यारण्य। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यह भी, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। असम में टोटल राष्ट्रीय पार्क, असम में कुल राष्ट्रीय पार्कों की संख्या अब कितनी हो गई है? राष्ट्रीय पार्क हो गए हैं 6। इसके अलावा इसमें कुछ मुख्य एग्जाम्पल देखो। पहले असम में काजीरंगा बहुत ही फेमस है, काजीरंगा, ठीक है। असम का काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे इसके लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे को राइनो भी कहते हैं, राइनोसीरस। पटकुई, काजीरंगा, मानस, ठीक है, ये सब असम के हैं। कई बार पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम के कौन कौन से हैं, तो काजीरंगा, मानस और अब देहिंग पटकुई भी इसी में राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की कैटेगरी में आ गया है, अभी अभी बना है। इसी के साथ ही गोल्डन बर्डविंग नामक एक हिमालय तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली बनाया है, और इसके जो पंखों की साइज है वो 194 mm है, इसके पंखों की साइज। इससे पूर्व में कौन थी? पूर्व में थी सदर्न बर्ड विंग। सदर्न बर्ड विंग मानी जाती थी, जिसके 190 mm इसके पंखों की लंबाई थी। लेकिन अभी ये बन गई है गोल्डन बर्डविंग, सबसे बड़ी तितली भारत की, ठीक है। कौन सी तितली बटरफ्लाई भारत की सबसे बड़ी? तो गोल्डन बर्डविंग, ये पहले थी सदर्न बर्डविंग, ठीक है। अभी आते हैं बाघ गणना में सबसे बड़ा कैमरा वन्यजीव संरक्षण में गिनीज बुक में भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने? भारत ने। बाघों की या वन्य जीवों की गणना के लिए हमने कैमरे लगाए हैं, और उन कैमरों के आधार पे हमने वन्य जीवों का गणना की है। तो इसके आधार पे इतने ज्यादा कैमरे लगाए हमने कि ये गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा इसी में जब हम टाइगर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाएंगे? सर्वाधिक विश्व में सबसे ज्यादा 75% टाइगर, विश्व के 75% बाघ कहां पे? भारत में है। और भारत में इसकी संख्या कितनी है? 2967 इसमें है, ठीक है। और भारत में भी कहां पे? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। भारत में भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक बाघ, ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा हेडलाइंस देखते हैं हम। लाइकेन पार्क उत्तराखंड, लाइकेन पार्क उत्तराखंड में, ये भारत का प्रथम लाइकेन पार्क है। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क, ये लाइकेन। अभी लाइकेन होता क्या है? लाइकेन होता है, इस सवाल यूपीएससी में पूछा कि लाइकेन क्या है। लाइकेन शैवाल और कवक, ठीक है, शैवाल और कवक, फंगाई और एल्गी, शैवाल और कवक के बीच की योजक कड़ी है। दोनों में ही आता है ये, ठीक है। लाइकेन क्या है? तो ये शैवाल और कवक, इनके बीच की योजक कड़ी है। लाइकेन, ये सवाल पूछा हुआ है। और इसका पहला जो पार्क बना है उत्तराखंड में,
बना है। नेक्स्ट इसी पे हम सवाल देख लेते हैं। ठीक है, किस देश के द्वारा बाघ गणना में सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप जो बना है वो बनाया है भारत ने, इसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अभी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें हुए देख लेते हैं हम। इसरो ने हाल ही में मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की इमेज साझा की है। व्योम मित्र चर्चा में रहा है, अभी रोबोट है व्योम मित्र। और नासा ने मंगल ग्रह पर मार्च 2020 भेजने की योजना बनाई है। उस मिशन का नाम देखेंगे हम। इसरो ने जल्दी ही ब्राजील के अमेजोनिया सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात कही है। और चीन ने एपस्टार 6D दूर संचार सैटेलाइट को लॉन्च किया। नियोवाइज धूमकेतु चर्चा में रहा है, अभी 14 जुलाई से भारत पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। और उड़ीसा में भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम की शुरुआत की है। ये हमारा टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरें हैं। इसको देखते हैं, ये कोविड-19 से जुड़ी हुई खबरें हैं। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन कोरोना वायरस के लिए पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च करने की बात कही है। और केंद्र सरकार ने कोविड-19 के ओपन सोर्स इलाज के लिए ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन का आयोजन किया। पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने कोविड-19 के परीक्षण हेतु मशीन कॉम्पैक्ट एक्सेल लॉन्च की। जांच के लिए एक मशीन है जिसका नाम है कॉम्पैक्ट एक्सेल। और मध्य प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको कैंपेन की शुरुआत की। अभी इनको डिटेल में आप देखें कि इसरो ने मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा से तात्पर्य उपग्रह कि हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा, और मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, यह है फोबोस और डिमोस। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। ठीक है, तो फोबोस की रिपोर्ट जारी की है। हमने चंद्रयान भेजा था, मंगल, इसरो का मंगलयान, ये था PSLV-C25 रॉकेट के द्वारा हमने मंगल मिशन भेजा था। उसी से हमने फोटो भेजी है। अब ये फोटो भेजी है, मंगल का चंद्रमा है फोबोस। ठीक है, इसरो ने भेजी है, भारत का संस्थान है। इसरो क्या है? भारत का संस्थान है, अंतरिक्ष एजेंसी है भारत की, इंडियन स्पेस एजेंसी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है, केरला में। अभी नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत भेजे गए द मार्स कलर कैमरा ने हाल ही में मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा की इमेज साझा की है। इस चंद्रमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फोबोस के नाम से जाना जाता है। अभी इसके बाद में हम व्योम मित्र को देखते हैं। ये व्योम मित्र रोबोट है, ये कोई महिला नहीं है। ठीक है, व्योम मित्र क्या है? एक रोबोट है ये, जो मानव की जैसी शक्ल का है। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हमने एक अभियान चलाया है। कौन सा? गगनयान अभियान। गगनयान 2022 में हमारे इसरो ने, भारत की जो एजेंसी है, 2022 में अंतरिक्ष में मानव मिशन, गगनयान क्या है? अंतरिक्ष में मानव मिशन, अंतरिक्ष में आदमी भेजेंगे, अंतरिक्ष में मानव मिशन, उसका नाम दिया गगनयान। तो मानव को डायरेक्ट नहीं भेज सकते, इससे पहले हम कुछ अन्य चीजों को भेजेंगे, तो हमने एक रोबोट को भेजने की योजना बनाई है, उसको व्योम मित्र। तो व्योम मित्र गगनयान में जाने वाला रोबोट होगा। भारत व्योम मित्र को गगनयान अभियान में यूज करेगा। क्लियर? और ये कब? 2022 तक हम गगनयान अभियान कंप्लीट कर लेंगे। भारत 2022 तक अंतरिक्ष में आदमी भेजने की प्लान कर रहा है। इस प्लान को गगनयान कहा गया है।
नासा के मंगल ग्रह पर मार्च 2020 का मिशन भेजने की योजना बनाई है। ठीक है, 2020 में मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2020 किसका है? नासा का। और नासा कहाँ की एजेंसी है? ये अमेरिका की एजेंसी है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। जैसे रूस की रोसकोसमोस, भारत की इसरो, अमेरिका की नासा, जापान की जक्सा। ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी एजेंसी है। तो नासा का ये मिशन होगा 2020 में, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2020। इसरो ने जल्दी ब्राजील के अमेजोनिया सैटेलाइट, देखो भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एडवांस देशों की कैटेगरी में आता है। हम चाहे बेशक अन्य फील्ड में कमजोर हों, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की लेवल टॉप के जो 3 या 5 कंट्रीज हैं उनमें हम शुमार करते हैं। भारत अधिकतर देशों के सैटेलाइट छोड़ता है। क्यों? क्योंकि PSLV में अमेरिका भी छुड़वाता है कई बार, क्योंकि हमारे यहाँ श्रम सस्ता है, तो सस्ते दामों पर हम भेज देते हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, PSLV अभी तक सिर्फ 2 बार ही क्रैश हुआ है, अदरवाइज उसकी जितनी भी उड़ानें हुई हैं 45 से ज़्यादा उड़ानें हो चुकी हैं। हम सब में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है भारत की इसरो की, और सस्ते पे दामों पे किया जाता है। तो कस्टमर क्या करता है? सस्ती और अच्छी चीज़ खरीदना पसंद करते हैं। इसीलिए ब्राज़ील ने अपना एक ब्राज़ील का पहला सैटेलाइट है ये, उस स्वदेशी, और भारत ने इसको लॉन्च करेगा। भारत को पैसे मिलेंगे, इससे इनकम होती है बाहर की। तो देखो अमेजोनिया फर्स्ट कहां का है? ये ब्राजील का। कौन लॉन्च करेगा? इसरो लॉन्च करेगा। नाम से ही पता चला अमेजोन। तो अमेजोन के जो जंगल हैं, ये अमेजन के जंगल, अमेजन वन कहां पाए जाते हैं? ब्राजील में। और अमेजन वनों की सबसे खासियत विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां है? तो अमेजोन के जंगलों में। भारत में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां है? केरला के साइलेंट वैली में। अगर विश्व में बात करें तो अमेजोन के जंगलों में। तो इसी के नाम पे उसने अमेजोन सैटेलाइट बना लिया है। और काम पूछे कि अमेजोनिया कहां का है? ब्राजील का। क्या काम करेगा? जंगलों को ध्यान करेगा, जंगलों की ऊपर से वॉच करेगा, कितना बढ़ रहे हैं, कितना घट रहे हैं, क्या पोजीशन है, क्या एनवायरनमेंट है। इसी का नाम से ही काम का पता चलता है। चीन ने एपस्टार 6D दूरसंचार सैटेलाइट भेजा है। तो ये तो ठीक है, करंट हो गया, लेकिन आप ये जान ले कि दूरसंचार सैटेलाइट क्या होता है। देखो 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह 2 होते हैं। एक ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट, और एक होते हैं भूस्थैथिक जियो सैटेलाइट। ठीक है, 2 तरह के उपग्रह। ये निचली कक्षा में 800 से 1600 मीटर तक की कक्षा में, निचली जो ऑर्बिट्स होती हैं पृथ्वी की, उनमें फिक्स किए जाते हैं 800 से लगभग 1600 किलोमीटर। और ये लगभग 36,000 किलोमीटर फिक्स आएगा इसका। 36 जियो कक्षा की ऊंचाई कितनी है? दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा। तो जियो कक्षा या भूस्थितिक कक्षा की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। क्लियर? इसमें पोलर सैटेलाइट, इसमें जियो सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट हैं ये फोटो खींचने के काम ही आते हैं, बस फोटो खींचते हैं, वॉच करते हैं। और कैसे चलते हैं ये ध्रुवों की तरफ। इनकी गति कैसी होगी? ऐसे ऐसे पृथ्वी के ऐसे चक्कर काटेंगे ध्रुवों से। और इनकी गति कैसी होगी? भूमध्य रेखा के पैरेलल, भूमध्य रेखा के ऊपर। ठीक है ना? तो ये कैसे उपग्रह होते हैं? ये संचार उपग्रह। तो ये संचार उपग्रह को बताया मैंने।
संचार उपग्रह छोड़ रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में कितनी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे फिक्स करेगा। भूस्थितिक सैटेलाइट होगा। क्लियर? ये है। और जैसे अभी उसने ब्राजील ने जो छोड़ा है अमेजोनिया, वो किस टाइप का था? वो फोटो लेने वाला पोलर सैटेलाइट होगा वो। ठीक है। और छोड़ेगा कौन इसको? अमेजोन में पोलर सैटेलाइट को भारत छोड़ रहा है। किसके द्वारा? इसको भारत PSLV रॉकेट द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत प्रक्षेपित करेगा। ठीक है। और चीन ने दूरसंचार, इसकी ऊंचाई 36,000 संचार सैटेलाइट। जब भी संचार सैटेलाइट पूछे तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे फिक्स करेंगे। ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका पहले क्वेश्चन देख लें आप। कौन सा राज्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी यूज? इससे पहले सवाल से पहले हम ये चीज छोड़ गए बीच में। नियोवाइज धूमकेतु, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूछ सी बन रही है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये एक जलता हुआ आग का गोला सा बढ़ता आ रहा है। ठीक है, ये वाला। तो ये क्या है? धूमकेतु। ये है धूमकेतु। धूमकेतु कहां होते हैं? सौर कक्षा में, सोलर की जो ऑर्बिट्स होती है, सूरज के आसपास जब सोलर पूरा सैटेलाइट हमारा सौर परिवार बना, उस दौर में जो अपशिष्ट बच गए, छोटे छोटे टुकड़े बच गए, उनको कहते हैं, सूरज के आसपास जो छोटे छोटे अपशिष्टों के टुकड़े बच गए, उनको कहते हैं हम धूमकेतु। ठीक है। और धूमकेतु जब सूरज के पास से गुजरते हैं तो इनमें गर्मी के कारण इनका जो मटेरियल है वो पिघल के गैस रूप में तब्दील हो जाता है और एक पूंछ जैसी संरचना बन जाती है, पूंछ जैसी। इसको इसलिए इसे क्या कहते हैं? धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। पुच्छल तारा भी कहते हैं। क्लियर? पुच्छल तारा भी किनको कहते हैं? धूमकेतुओं को ही। अभी कौन सा नियोवाइज धूमकेतु हमें दिखाई देगा और ये 14 जुलाई से 20 दिनों तक पृथ्वी पे नग्न आंखों से दिखाई देख सकते हो। अभी आप इसको 20 दिनों तक, उसके बाद में फिर ये हमारे को दिखाई नहीं देगा। लगभग 6000 साल बाद में फिर हमें दिखाई देगा। ये 6000 साल बाद ही गुजरेगा। ठीक है, अभी नजदीक से गुजर रहा है, इसलिए अब इसको हम नग्न आंखों से 20 दिन तक, 14 जुलाई से और 4 अगस्त तक हम इसको देख सकते हैं। तो पुच्छल तारा भी कह देते हैं इनको। पूछ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूछ बन जाती है। एक पुच्छल तारा या धूमकेतु और प्रसिद्ध जो हर 76 साल बाद दिखता है। हम जब पुच्छल तारे की बात करते हैं तो एक और आता है हैली पुच्छल तारा, और ये हर 76 साल बाद में दिखाई देता है। ठीक है ना? ये 6000 साल बाद में आएगा नियोवाइज। क्लियर? अभी देखते हैं नेक्स्ट खबर। उड़ीसा भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम की शुरुआत की। भुवनेश्वर में लैंड, इसको बोलते हैं BLUIS, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। क्या है ये? सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं लोग, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट की जमीन है या ऐसी जमीन जो किसी के अधीन नहीं है, उस पर निगरानी, वॉच करने के लिए एक इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जो सैटेलाइट से आधारित होगा। उस पर टेक्नोलॉजी से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से उसको जोड़ा जाएगा और उस पर वॉच किया जाएगा कि कोई उस पर कब्जा कर रहा है, कोई उसका कितना क्षेत्रफल है, उसका घटत बढ़त हो रही है, तो उसका BLUIS के थ्रू हम उसको निगरानी कर सकते हैं। तो ऐसी निगरानी करने वाला स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। और उस सिस्टम का नाम क्या रखा है? BLUIS, भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी, लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। और अभी हमने भारत की प्रथम कोरोना वैक्सीन
का ट्रायल की अनुमति दे दी है और 15 अगस्त को ये लॉन्च की जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, जिसको हमने बताया था पतंजलि की जो कोरोनिल दवाई थी उसके बारे में इन्होंने कहा था कि हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ICMR ने कोरोना वायरस के लिए पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन, ठीक है, को 15 अगस्त तक लॉन्च करने की बात कही है और इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन मेड इन इंडिया है, 15 अगस्त को लॉन्च हो रही है। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च मेड इन इंडिया वैक्सीन को जल्द ही लॉन्च करने की बात कही है और ICMR के सहयोग से इसका विकास कर रहा है। कौन कर रहा है? ठीक है, ICMR ने कोरोना वायरस का मेड इन इंडिया वैक्सीन की जल्द ही लॉन्च करने की बात कही है। ICMR निम्नलिखित में किसके सहयोग से इसका, एम्स दिल्ली के सहयोग से इसका इजाद किया जा रहा है, ठीक है। और इसी के साथ में हम नेक्स्ट कोविड-19 से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं, तकनीकी से संबंधित। केंद्र सरकार ने ओपन सोर्स इलाज के लिए एक डिस्कवरी हैकथॉन, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन, हैकथॉन का मतलब होता है कि आप एक ओपन एक मेला टाइप लगाएं जिससे लोगों को भाई कोविड-19 से इलाज से संबंधित आप कोई टेक्नोलॉजी, कोई उपाय, कोई इलाज आप लेके आए और सरकार के सामने वो रख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हैकथॉन। तो किसने, केंद्र सरकार ने ये लॉन्च किया है। पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, कहां? पुणे। पुणे में एक माई लैब सॉल्यूशन ने कोविड-19 के परीक्षण करने के लिए एक मशीन बनाई है और कॉम्पैक्ट मशीन बोलते हैं इसको, एक्सेल मशीन, जिससे कोविड-19 के रोगियों का ज़्यादा से ज़्यादा उनका परीक्षण किया जा सकते हैं। महाराष्ट्र में ज़्यादा संख्या में कोरोना पीड़ित हैं, तो उन्होंने एक्सेल कॉम्पैक्ट जो मशीन है पुणे से लाई गई है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान की शुरू की है। तो पूछे कि रोको टोको कैंपेन कोविड-19 से जुड़ा हुआ है, मतलब रोको, उसको मास्क पहनाओ। कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है तो रोको और उसको मास्क पहनाओ और प्रत्येक मास्क के 20 रुपए उससे लो। ये योजना है रोको और टोको योजना। इसी प्रकार अब हमने पूरा राष्ट्रीय खबरें 2 पार्ट में हमने देखा है, पूरा 1 से 15 जुलाई को। फर्स्ट में राष्ट्रीय खबरें, सेकंड में हमने इंटरनेशनल खबरें और इकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरें। इसी के साथ में हमारा 1 से 15 जुलाई का जो करंट अफेयर्स है वो समाप्त होता है।